Economics Club. This is Saurya Suman and today I will discuss about scope and nature of economics. Students, मैंने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंसेस बताए थे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे तो वो मेरे लास्ट वीडियो जा करके मेरा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे। मैं अभी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स बिगिन। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर आता है। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर में को हम बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा कंटेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये एक डाइवर्जन व्यूज़ है, उसके अंदर एक डाइवर्जन व्यू है, क्योंकि इसमें हमेशा चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स शुरू से लेकर अभी तक में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है, तो इसमें कंटेंट्स बहुत सारे आते हैं। वैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत सारे इकोनॉमिक्स का अपना अपना थॉट्स रहा है। तो इसमें जैसे कॉन्सेप्ट वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, ग्रोथ कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में बताया गया है। जिसमें एडम स्मिथ ने बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है, इकोनॉमिक्स में वेल्थ की स्टडी किया जाता है। इस तरह से एडम स्मिथ वेल्थ की बात करके इकोनॉमिक्स के को बहुत ज़्यादा सीमित बना दिया था। फिर बाद में मार्शल आए। मार्शल ने बताया कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ की स्टडी तो की जाती है, लेकिन साथ ही साथ यह एक सोशल साइंस है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी स्टडी किया जाता है। फिर बाद में मार्शल के भी थॉट्स का क्रिटिसाइज हुआ कि क्योंकि उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही स्टडी किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नहीं, जबकि सोसाइटी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे एक औरत माँ के रूप में जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसे कोई पैसा अर्न नहीं होता, ठीक है, कोई वो पैसा नहीं लेती है। लेकिन जब वही औरत दूसरी जगह एक आया के रूप में एक बच्चे को दूध पिलाती है तो वहाँ पे वो पैसे अर्न करती है, मतलब वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है। तो यहाँ पे मार्शल ने बताया कि इकोनॉमिक्स में उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी होता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी नहीं की जाती है। फिर बाद में रॉबिन्सन आए। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स, उन्होंने स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट रॉबिन्सन ने ही दिया था, और रॉबिन्सन बताए कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उस क्रियाओं में भी सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव जो है अपने सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है। मतलब हमारे वांट्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। तो ह्यूमन क्या करता है, उस लिमिटेड रिसोर्सेस में ही अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने का कोशिश करता है, उस लिमिटेड रिसोर्सेस में ही अपने अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने का कोशिश करता है। तो इकोनॉमिक्स में इसी चीज़ का स्टडी किया जाता है, राइट। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को क्या किया है, 5 भाग में बांट दिया है। फर्स्ट कंजम्पशन, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड एक्सचेंज, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ पब्लिक फाइनेंस। अब हम एक एक करके समझेंगे। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन हम उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उन या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपयोगिता को कम करना ही उपभोग है। मतलब आपकी यूटिलिटी जो है उसको कम करना ही उपभोग है। मतलब आप अपने आवश्यकता, तो आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको कम करना ये कंजम्पशन का काम है, उसे ही कंजम्पशन कहते हैं। सेकेंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या कहता है? यूटिलिटी को क्रिएट करना, किसी भी वस्तुओं में उपयोगिता जो है उसका सृजन करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। थर्ड आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? पहले बार्टर सिस्टम था, अब मनी के द्वारा एक्सचेंज होता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? वस्तुओं के आदान प्रदान होता था और हम अपने आवश्यकता की वस्तुएं ले पाते थे। अब एक्सचेंज का सबसे इजी मीडियम क्या हो गया है? मनी हो गया है।
उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेनर, ये सब जो हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है, जैसे लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, इस तरह से जो हम पेमेंट करते हैं वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय वितरित करते हैं पेमेंट्स को, ठीक है। अब आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के अंडर होता है। गवर्नमेंट जब सार्वजनिक आय लेती है या फिर सार्वजनिक व्यय करती है, पब्लिक एक्सपेंड करती है, पब्लिक डेट लेती है या फिर टैक्सेशन लगाती है, वो सब पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। ये आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। आई होप आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का प्रकृति। इकोनॉमिक्स का प्रकृति क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका वो इकोनॉमिक्स किस तरह से डील करता है, उसके एक्चुअली मैटर क्या है, इस चीज़ को ही नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक सवाल ही है कि वेदर द इकोनॉमिक्स फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ साइंस और आर्ट्स। मतलब किसी ने कहा था कि इकोनॉमिक्स साइंस है, तो किसी ने कहा कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, तो किसी ने कहा कि इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस एंड आर्ट दोनों है। तो समझते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले इकोनॉमिक्स एज अ साइंस लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस जब लेते हैं तो पहले हमें साइंस समझना होगा कि साइंस क्या है। साइंस किसी भी सब्जेक्ट का जो सिस्टमाइज्ड नॉलेज होता है उसको हम साइंस कहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का एक क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है, क्रमबद्ध रूप में हम जो इसको पढ़ते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस की जब बात आती है तो साइंस में काउज एंड इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। साइंस क्या करता है, काउज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो काउज एंड इफेक्ट क्या हुआ साइंस में अगर कहा जाए तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर लोहे को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, लोहा फैलता है। तो यहाँ पे लोहे का गर्म होना क्या हुआ, काउज। वहीं पे लोहे के गर्म होने से लोहा क्या होता है, फैलता है। तो वो फैलना क्या पड़ा, इफेक्ट हुआ। मतलब फैलना उसका इफेक्ट हुआ और लोहे को गर्म करना काउज हुआ, मतलब गर्म होने के कारण वो फैला। क्लियर। अब यहाँ पे जब साइंस में हम काउज एंड इफेक्ट के बारे में बात किए तो लोहा, काउज एंड इफेक्ट की बात किए तो लोहा क्या हुआ, गर्म करने पर फैला, ये काउज एंड इफेक्ट हो बताया। अब उसी तरह हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या काउज एंड इफेक्ट रोल करता है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यदि किसी का इनकम बढ़ता है तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड उसका ज़्यादा बढ़ेगा पहले की अपेक्षा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम एंड डिमांड के बीच में। इंक्रीजिंग इनकम एंड डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो मतलब इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनकम का बढ़ना क्या हुआ, काउज, एंड डिमांड का बढ़ना क्या हुआ, इफेक्ट। मतलब इनकम के बढ़ने के कारण डिमांड पर इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ भी काउज एंड इफेक्ट है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का रोल। इसी तरह बहुत सारे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी है, जो आप ये सारे लॉ आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सब भी तो काउज एंड इफेक्ट शो कर रहा है। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस रोल तो किया, राइट। अब जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी दो तरह का आता है, एक पॉजिटिव साइंस एंड सेकेंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। पॉजिटिव साइंस जो है वो व्हाट इट इज़, इस चीज़ को बताता है। स्टूडेंट्स, इससे भी पहले हम ये पॉजिटिव साइंस का कैरेक्टर देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या है। जब हम पॉजिटिव साइंस के कैरेक्टर को देखते हैं तो कैरेक्टर सबसे फर्स्ट आता है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सेकेंड नो वैल्यू जजमेंट, सेकेंड व्हाट इट इज़, एंड थर्ड डिस्क्रिप्टिव नेचर। अब फर्स्ट आते हैं काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से साइंस कॉज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे इकोनॉमिक्स भी रिप्रेजेंट करता है कॉज एंड इफेक्ट को। जैसे इनकम एंड डिमांड के बारे में कि एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। एंड सेकेंड है नो वैल्यू जजमेंट, मतलब ये जजमेंट नहीं करता है कि आप इस तरह से, कि आपको ये इस तरह है तो आपको इस तरह से करना होगा, इस तरह का जजमेंट नहीं देता, ये बस सिचुएशन बताएगा। थर्ड आता है व्हाट इट इज़, ये क्या है। मैंने कहा कि पॉजिटिव साइंस जो है ये सिर्फ सिचुएशन बताएगा। जैसे अभी का करंट एग्जाम्पल है, जैसे अभी कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड अभी अफेक्टेड है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइंस क्या बताएगा कि तो यहाँ पे पॉजिटिव साइंस ये बताएगा कि यहाँ कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे पॉजिटिव साइंस ये बताएगा कि लोगों के मिलने से, लोगों के संपर्क में आने से, गंदगी फैलाने से कोरोना वायरस ज़्यादा एक्टिव होता है और लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। ये मतलब सिचुएशन, यहाँ पे जो परिस्थिति है अभी वर्ल्ड की, अभी देश की जो परिस्थिति है उस चीज़ को ये बताएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नेचर क्या हुआ, ये बस एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा ऐसा है, नेचर के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा ऐसा नेचर है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव साइंस उस चीज़ के बारे में नहीं बताता है। आई होप आपका पॉजिटिव साइंस क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग नॉर्मेटिव साइंस पे। नॉर्मेटिव साइंस क्या है, जैसे मैंने पॉजिटिव साइंस के कैरेक्टर को बताया, उसी तरह नॉर्मेटिव साइंस के कैरेक्टर को पहले जानते हैं। नॉर्मेटिव साइंस क्या है। नॉर्मेटिव साइंस का फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू जजमेंट, सेकंड व्हाट आउट टू बी, थर्ड वेलफेयर प्रोपोजिशंस एंड फोर्थ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। फर्स्ट वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव साइंस का हिंदी होता है आदर्श विज्ञान। इसके जैसे नाम से ही है कि ये हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है इसका वैल्यू जजमेंट, ये जजमेंट करता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है। व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा दिए कि कोरोना वायरस के वजह से अभी लोगों की मृत्यु हो रही है, तो यहाँ पे नॉर्मेटिव साइंस क्या बताएगा कि जैसे पॉजिटिव साइंस बताया कि लोगों के मिलने से लोगों के संपर्क में रहने से कोरोना वायरस ज़्यादा एक्टिव होता है और लोगों की इससे मृत्यु हो रही है। तो वहीं पे नॉर्मेटिव साइंस ये बताएगा कि लोगों से नहीं मिलना चाहिए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए इस वायरस से बचने के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, उस नियमों का पालन करना चाहिए, हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। मतलब वो आउट टू बी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या वो उन सब के बारे में ये नॉर्मेटिव साइंस बताता है। वेलफेयर प्रोपोजिशंस। वेलफेयर प्रोपोजिशंस मतलब इससे ही क्लियर है कि ये हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है, ये एक मॉरल हमारे सामने बताता है कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ आता है प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये नेचर के बारे में बताता है कि क्या होना चाहिए। जैसे मैंने ये सब बताया कि ये इस तरह से लागू होना चाहिए। अब एक इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊँ कि पॉजिटिव साइंस क्या बताएगा, जैसे कि बाजार में प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हुआ, घट गया। तो ये ऐसा सिचुएशन है मार्केट का, तो ये सिचुएशन ऐसा है मार्केट का, तो ये सिचुएशन कौन बताएगा, पॉजिटिव साइंस बताएगा। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या बताएगा, जैसे कि कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह से अपनाना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी किस तरह से अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपनाना चाहिए, किस तरह का अपनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस तरह का जब सिचुएशन आएगा तो वो उस चीज़ का वर्क कौन करता है, नॉर्मेटिव साइंस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपका नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्लियर हो गया। इसको मैं एक डेफिनेशन के थ्रू एक बार बता देती हूँ कि इट इज़ साइंस बिकॉज इट
shows cause and effect relationship. It has laws such as law of demand, law of diminishing utility, etc., which shows functional relationship between टू वेरिएबल्स. मैंने ये पहले भी बताया कि साइंस जो है कॉज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी और सभी लॉज है जो आप पढ़िएगा आगे, उस सब के बाद उस सब का ये सारे लॉज है कॉज एंड इफेक्ट को शो करता है. ठीक है, विच शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये टू वेरिएबल्स के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है, इसलिए यह इकोनॉमिक्स एज ए साइंस हम कह सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एज ए आर्ट क्या वर्क करता है. इकोनॉमिक्स को क्या हम आर्ट कह सकते हैं, देखते हैं. द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी वर्क इज आर्ट. मतलब कि किसी आर्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको पहले जानते हैं. आर्ट मतलब होता है कि किसी चीज़ में महारत हासिल करना. ठीक है, जैसे कोई कुकिंग में महारत किसी को हासिल है तो किसी को डांसिंग में महारत हासिल है. ठीक है, तो ये जो महारत है, महारत किस तरह से होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज. प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज मतलब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा पूरी तरह से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं होइएगा उस चीज़ के लिए, तो वो आप उसमें आप महारत नहीं हासिल कर सकते हैं. तो वही चीज़ बताता है आर्ट. ठीक है, अब है कि इकोनॉमिक्स हैज़ द फीचर्स ऑफ एन आर्ट ऑल्सो. Its various branches, consumption, production, public finance, etc., provide practical solution to various economic problems. It helps in solving various economic problems which we face in our day-to-day life. अब देखिए, मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्या बताया, कॉज एंड इफेक्ट को एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से देखते हैं कि साइंस क्या बताता है, एक थ्योरेटिकल सिचुएशन बताता है. ठीक है, लेकिन आर्ट क्या बताता है, उसी चीज़ को बिहेवियर में लाने का. ठीक है, जब तक बिहेवियर प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होता है. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट्स वेरियस ब्रांचेज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड पब्लिक फाइनेंस एक्सेट्रा प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. कंजम्पशन, प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस, ये सब क्या है, आप देखोगे बिहेवियर लाइफ में भी इस सब का इफेक्ट पड़ता है. जैसे कंज्यूमर एंड ये सारे जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है. जैसे कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा. कंज्यूमर को कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्ट का होना जरूरी है. कंजम्पशन क्या किस चीज़ का करेगा, प्रोडक्ट का करेगा. तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा. तो कंज्यूमर को प्रोड्यूसर की ज़रूरत है. उसी तरह प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसका होना जरूरी है, कंज्यूमर का होना जरूरी है. तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों एक दूसरे से रिलेट हुआ. तो ये दोनों क्या क्या आप देखते होंगे मार्केट में ये सारे इफेक्ट डालते हैं बिहेवियर. आप जैसे देख लीजिए डिमांड में ही, लॉ ऑफ डिमांड में ही आपका जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड एकाएक फॉल कर जाता है. तो ये क्या है, बिहेवियर है. लोग खरीदना कम कर देते हैं, क्या करते हैं, कंजम्पशन करना कम कर देते हैं. एंड प्रोड्यूसर्स भी क्या करता है, तब प्रोड्यूसर्स भी जब खरीदना कम करेंगे तो प्रोड्यूसर्स भी प्रोडक्शन करना कम कर देगा. पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट क्या करती है, देखते हैं टैक्स लेती है हम लोगों से, उस टैक्स का क्या करती है, फिर हम लोग पे इन्वेस्ट करते, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे रोड्स, बिजली, ये सारे जो बनाए जाते हैं, ये सब क्या है गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंड किया जाता है. तो ये सब क्या हम लोग देखते हैं ना बिहेवियर लाइफ में ये सब यूज़ हो रहा है. तो क्या है, तो इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट हम कह सकते हैं. मतलब अब यहाँ पे बात आती है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी वर्क करता है, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट भी यूज़ करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस भी है, आर्ट भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है एंड पॉजिटिव साइंस भी है. अब आज हम लोगों ने देखा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम लोगों ने समझा. उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा. नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पढ़ा.
साइंस में हम लोगों ने पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस को भी पढ़ा। उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट कैसे वर्क करता है वो भी मैंने बताया। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें से फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग फीडबैक भी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, तो मैं अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।